Welcome to your academy, Munilal sir. Dear students, today I have selected the topic Lost Spring, and this is taken from your book Flamingo, and this is the second chapter of this book. Before going to start the explanation, let me know something and let me also tell you something also about the author. Dear students, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, इसके राइटर हैं एनिस जंग। एनिस जंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। एनिस जंग 1964 में पैदा हुई। कहां पर हुई? तो राउरकेला में, ठीक है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और कहता है उसने अपना बचपन और साथ ही साथ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया। जन्म तो राउरकेला में हुआ, लेकिन उसका जो बचपन है और एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, यह हैदराबाद में बीता। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राप्त किया। और हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। एनिस जंग के माता पिता दोनों ही राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने एक राइटर के रूप में अपने कैरियर का आरंभ किया। कहां पर? इन इंडिया, भारत में। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनिस जंग हैं, ये एडिटर भी रह चुकी है, ठीक है। और कॉलमिस्ट कहते हैं जो कॉलम लिखते हैं, स्तंभ लेखन उसको हिंदी में बोलते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं ये लोग। तो मेजर न्यूज़पेपर्स, जो बड़े बड़े अखबार थे इंडिया के और साथ ही साथ एब्रोड, विदेश के, दूसरे देशों के। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और एनिस जंग ने कई किताबें भी लिखी हैं। कई किताबों के ऑथर हैं एनिस जंग। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और जो आगे हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, यह जो है उनकी एक किताब है जिस किताब का टाइटल है, शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह एक किताब है और उसी किताब से यह जो है एक अंश, एक स्टोरी हमारे जो है बुक में दी गई है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अब देखिए इस स्टोरी में वह क्या बताती है। She analyzes, वह विश्लेषण करती हैं। Analyze मतलब विश्लेषण करना। क्या? The grinding poverty, पीसने वाली पॉवर्टी। ग्रिंड मतलब पीसना होता है, अर्थात अत्यधिक गरीबी का वह विश्लेषण करती है। एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं का, पुरानी रीति रिवाजों का। व्हिच कंडेम दीज चिल्ड्रन, और जो कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है, इन बच्चों की।
to a life of exploitation. लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, शोषण से भरी हुई जिंदगी का जो हमारा ट्रेडिशन है ना, हमारी परंपरा, उस परंपरा की निंदा करती हैं राइटर, जिसके चलते ये बच्चे शोषण की जिंदगी जी रहे, यानी इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी का शोषण हो रहा है, बचपन इनका छीना जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। देखिए यहां पर एक लाइन है जो स्टोरी के अंदर की है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। यानी जो इसमें साहेब नाम का एक लड़का है, वह कहता है कि कभी कभी गार्बेज में से मुझे 1 रुपया मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट है स्टोरी। व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा हमें फिगर्स ऑफ स्पीच पर भी ध्यान देना होगा। कई तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें राइटर ने यूज किया है, ठीक है। अभी देखिए, आपको वेरी फर्स्ट लाइन में ही एक फिगर ऑफ स्पीच मिलने वाला है, आपको मैं बताऊंगा। यहां पर क्या कहा देखिए, आई आस्क साहेब, साहेब से मैंने पूछा था, राइटर बताती है कि मैंने पूछा, या यहाँ ऐसे तो प्रेजेंट टेंस में डियर स्टूडेंट, लेकिन स्टोरी है इसलिए मैं पास्ट टेंस में इसको एक्सप्लेन करूं तो सुनने में अच्छा, समझने में भी अच्छा लगेगा। तो राइटर ने क्या पूछा, व्हाई डू यू डू दिस? तुम यह सब क्यों करते हो? यानी यह जो काम कर रहे हो, कचरा बुनने का, कचरा चुनने का, ये क्यों करते हो? तो ये कब पूछा? होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। कहता है यह जो साहिब है ना, इससे मैं प्रतिदिन सुबह सुबह मिला करती थी, या ये इनसे भेंट हो जाती थी, इनसे यह जो है मुझे भेंट जाता था। राइटर बता रही है एनिसजन। तो स्क्रॉनिंग फॉर गोल्ड, जो गोल्ड के लिए भटक रहा होता है, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। कहां पर? गार्बेज डंप्स में, कचरों की ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे का जो डंप्स है, ढेर है, वहां ये सुबह सुबह क्या करता है साहेब? यह गोल्ड की तलाश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप, यहां फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। गोल्ड इन द गार्बेज, अभी गार्बेज में कहीं गोल्ड मिल सकता है क्या? कोई सोना भी फेंकता है क्या कचरे में? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां गोल्ड इन द गार्बेज हाइपरबोली है, इसको हम लोग हाइपरबोले कहते हैं, हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। अर्थात गार्बेज के सहारे ही उनका जीवन चलता है। गार्बेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साहेब के लिए। तो इसलिए यहां पर राइटर ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका। इसी तरह से आगे भी बहुत सारा फिगर्स ऑफ स्पीच मिलने वाला है इसमें। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना मकान बहुत पहले ही छोड़ दिया, यानी अपने मकान से छोड़ करके ये चले आए हैं, घर द्वार त्याग करके आ गए हैं ये।
टाउन में, सेट अमिस्ट द ग्रीन हिल्स ऑफ ढाका। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस साहेब का अपना मकान कहाँ था? ढाका में। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे हरे खेतों में स्थित था इसका मकान। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, कहता है उसका जो मकान है ना वह अभी उन्हें अच्छी तरह याद है। डिस्टेंट मेमोरी मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी याददाश्त से दूर चला गया हो। There were many storms that swept away their fields and homes. देखो उनको याद है, क्या कह रहे हैं? There were many storms, कई तूफान आए, that swept away their fields and homes, जिसके चलते उनके खेत और उनके मकान बह गए। His mother tells him, यह बात उनको साहेब को उसकी मां बताती। That's why they left, इसीलिए वे लोग मकान छोड़कर अपनी मातृभूमि है ढाका है उसे छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में गोल्ड की तलाश करने। लुक फॉर मतलब तलाश करना, सोने की तलाश करना। डियर स्टूडेंट्स, बड़े शहर में सोना तो रास्ते पे गिरा हुआ नहीं मिलता। यहाँ पर लुकिंग फॉर गोल्ड, यह भी आप देख सकते हो, एक यहाँ पर मेटाफर आप कह सकते हो, ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बिग सिटी में वे गोल्ड की तलाश कर रहे हैं। तो बड़े सिटी में गोल्ड की तलाश करना हाइपर बोले डियर स्टूडेंट्स कहना इसको ज्यादा उचित होगा मेटाफर में। बड़े शहर में सोना जहां तहां पड़ा हुआ नहीं मिलता डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ न कुछ आजीविका के साधन मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वह अब रहता है, यानी अब साहेब कहां रहता है? बिग सिटी में। I have nothing else to do, he mutters looking away. तो अब लेखिका ने जो उनसे सवाल किया था, ये सवाल देख लो, Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? कचरा क्यों चुनते हो? तो कहा I have nothing else to do, ठीक है, मेरे पास और कोई काम नहीं है। nothing else, else मतलब अन्य, nothing मतलब नहीं, ठीक है, मेरे पास कुछ दूसरा काम नहीं है टू डू करने को। ही मटर्स, वह कहता है, मटर मीन्स यहां पर सेज कहिए आप। लुकिंग अवे, देखता हुआ। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब लेखिका ने उसको क्या कह दिया? क्योंकि साहेब ने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लेखिका ने कहा काम कैसे नहीं है जी? काम तो है तुम्हारे पास। क्या काम है? गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल कहा, काम नहीं है, तुम बच्चे हो अभी, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिवली, यानी मैंने उन्हें प्यार से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही महसूस हो गया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मेरा एडवाइस है, मेरी जो सलाह है ना, यह सलाह कितनी खोखली है। क्यों ऐसा कह रही है राइटर? अरे इस तरह की सलाह देना व्यर्थ है ना, इतनी गरीबी है, पेट भरने के लिए जो है वह दिवस पेट भी नहीं भर पाता बच्चा, इतनी गरीबी की मार है उनके ऊपर, तो वह बेचारा स्कूल भला कैसे जाए? और इस तरह की सलाह देती है लेखिका, तो खुद ही कहती है कि अचानक मुझे रियलाइजिंग इमीडिएटली,
तुरंत ही मुझे महसूस हो गया कि मैंने जो सलाह दी यह सलाह बहुत ही खोखली है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो साहिब का यह जवाब है डियर स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा में। कहा मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. यानी जब स्कूल बन जाएंगे, यहाँ एक्टिव वॉइस में है when they build, they means यहाँ गवर्नमेंट, जब सरकार स्कूल बनवा देगी मेरे पड़ोस में तो मैं जाऊंगा। देखिए, तो अब राइटर कह रही है फिर इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। राइटर कहती हैं कि यदि मैं स्कूल खोलूं तो तुम आओगे। सॉरी, आई आस्क्ड, हाफ जोकिंग, मैंने ऐसे ही थोड़ा मजाक करते हुए कह दिया। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ठीक है, ब्रॉडली यानी बहुत ही कहिए खिलखिलाकर या मुस्कुराया, यानी अच्छी तरह से मुस्कुरा करके उसने जवाब दिया हाँ, यानी आप स्कूल खोलेंगे तो मैं जाऊंगा। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों के बाद मैंने उसको देखा कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया। Is your school ready? कहा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, यानी स्कूल बन गया क्या? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not made. देख लो, it takes a few days later, यानी कुछ दिनों के बाद, डियर स्टूडेंट, साहेब ने आकर के राइटर को पूछा, ध्यान से समझना है इसको, इज योर स्कूल रेडी? साहेब ने पूछा एनिस जंग से कि क्या आपका स्कूल तैयार है? तो जवाब क्या मिला? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। मैं कहती हूं क्या कि स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है। लॉन्गर, लंबा समय। Embarrassed at having made a promise that was not made. और कहता है मुझे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी। क्यों? Made a promise, मैंने ऐसी प्रॉमिस, ऐसा मैंने वादा कर लिया, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, that was not meant, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। यानी प्रॉमिस उसने क्या किया था कि यदि मैं स्कूल खोलूं तो तू आएगा, अर्थात मैं स्कूल खोलने वाली हूं, ये प्रॉमिस था। कहता इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। लेकिन एनिस जग क्या कहती हैं? प्रोमिसेस लाइक माइन, यानी मेरी तरह की प्रतिज्ञाएं जो हैं ढेरों हैं, यानी बहुत सारी हैं। ठीक है, मैंने जो प्रतिज्ञा की, इस तरह की प्रतिज्ञाएं, इस तरह के प्रोमिसेस लाइक मी, लाइक माइन, अबाउंड, अबाउंड मीन्स पर्याप्त हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, हर कोने में। कहा? किसके कोने? ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके ब्लीक वर्ल्ड में। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लीक एक एडजेक्टिव है जिसको आप कह सकते हो बेरंग, अंधकार में, ठीक है, डार्क, जो भी आप कहो। ठीक है, इस अंधेर नगरी में, अंधकारमय संसार में, कहता है इस तरह के प्रोमिसेस तो अबाउंड हैं, पर्याप्त हैं,
एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, उसके अंधकार से भरे हुए इस संसार के प्रत्येक कोने में इस तरह के प्रोमिसेस है। क्या मतलब? मतलब यही कि इस तरह की जो प्रतिज्ञा है, इस तरह की जो बात है, इस तरह के जो वचन है, कहने वाले लोग हर कोने में, हर कॉर्नर में मिल जाते हैं। ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, कहता है उससे जान पहचान होने के 1 महीने के बाद, 1 महीना जब हो गया उनको जानने के बाद, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो देखो नाम बताया, साहेब ए आलम। ठीक है, यानी साहेब ए आलम। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम बड़ा ही शानदार है, साहेब ए आलम। ठीक है, जैसे वजीर आलम, उसी तरह से है ये, बड़ा साहब इसका अर्थ हुआ। ठीक है, ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया, यानी ही कौन है यहाँ? यही है साहेब। साहेब ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, राइटर कहती हैं उन्हें इसका पता नहीं, यानी इस शब्द का, ये जो साहिब आलम है, उन्हें पता नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, कहता है यदि उसे इसका अर्थ मालूम होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसका देखो यहां मीनिंग भी दे रखा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब हो गया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी परमात्मा, परमेश्वर, सुप्रीम गॉड, इस ब्रह्मांड के मालिक। तो कहता है यदि यह अर्थ उनको मालूम होता कि उसके नाम का यही मतलब होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो कहता है उन्हें यकीन नहीं होता, तुम्हारे नाम का यही मतलब है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Dear students, यहाँ भी आपको एक फिगर ऑफ स्पीच से भेंट करा देंगे भी। Unaware of what his name represents, अनअवेयर मतलब अनभिज्ञ, नॉट नोन, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इस बात से वह अनभिज्ञ है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। ही रोम्स टू द स्ट्रीट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ वह गलियों में भटकता है, घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, कहता है नंगे पांव वाले बच्चों के झुंड में। ठीक है, आर्मी मतलब ऐसे कोई सेना नहीं है यहाँ पर। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी ये नंगे पांव वाले गरीब बच्चे कहते हैं किस तरह अपीयर होते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। ठीक है, तो यहां पर देखो बेयर फुट बॉयज की तुलना की गई है किससे? लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिमिली हो गया, बेयर फुट बॉयज लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और कहता है दोपहर में गायब हो जाते हैं, ये सभी चले जाते हैं अपने अपने घर को। ओवर द मंथ्स I have come to recognize each of them, कहता है महीने भर से अधिक लग गए प्रत्येक को पहचानने में। रिकॉग्नाइज करना, पहचानना।
Why aren't you wearing chappals? I asked one. उनमें से एक बच्चे को मैंने पूछा, तू चप्पल क्यों नहीं पहनता? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो जवाब क्या दिया कि मेरी माँ चप्पल मुझे खरीद कर नहीं ला देती। सेल्फ मीन्स यहाँ शॉप, दुकान से। ठीक है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और एड्स अनदर। तो दूसरा बच्चा बीच में कह देता है, इवन शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। कहता है यदि वह चप्पल ला करके भी दे दिया तो वह उन्हें फेंक देता है। दूसरा कहता है, हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। ठीक है, वह लड़का जो है, दूसरा लड़का, वह जो है ऐसे जूते पहना है जो मैच नहीं करता, यानी दोनों पैरों के जूते अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के हैं। When I comment on it, जब मैंने इस पर उनको टोका, उस पर टिप्पणी की, उनके शूज पर, he shuffles his feet and says nothing। तो उन्होंने अपने पैरों को रगड़ता हुआ, मलता हुआ, ठीक है, सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय। तो तीसरा लड़का भी है, वह कहता है मुझे जूते चाहिए। ठीक है, हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। कहता है वह लड़का ऐसा है जिसको जीवन में कभी भी पेयर मिला ही नहीं, यानी सही जोड़ा नहीं मिला उनको शूज का, जूते का। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ठीक है, अब कहता है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का भ्रमण करता हुआ। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने उन बच्चों को भी देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पांव चलते हैं, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के रोड पर, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसके पक्ष में तर्क दिया गया कि मैंने देश भर की यात्रा की है और गांव में, शहरों में भी लोग नंगे पांव चलते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कहता है उन लोगों के पास तो भाई पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक परंपरा है नंगे पांव रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन। कहता है यह एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन राइटर कहते हैं यह तर्क सही नहीं है। आई वंडर, मैं सोचती हूं कि क्या दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी को जो है एक्सप्लेन करने का यह एक बहाना मात्र है। ओनली एन एक्सक्यूज, मात्र एक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब बहाना, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सतत गरीबी, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सतत गरीबी या गरीबी की अवस्था को एक्सप्लेन करने का यह मात्र एक बहाना है। बिल्कुल बहाना है। ठीक है, ये जो तर्क दिया गया कि भाई गांव में और शहरों में भी लोग
बिना पैर जूते और चप्पल के चलते हैं, उनके पास पैसे की कमी तो नहीं होती, बल्कि यह एक ट्रेडिशन है। यानी नंगे पांव चलना एक ट्रेडिशन बता दिया यहाँ पर। तो कहता है यह गरीबी को छिपाने का, ठीक है, ये तो एक्सक्यूज है, एक बहाना है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन देना मतलब ये बहानेबाजी करना। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। कहता है मुझे याद है एक स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी, उडीपी के एक आदमी से मैंने कहानी सुनी थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कहता है जब वह बच्चा था ना, तो वह एक विद्यालय में जाता था, ठीक है, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक पुराने मंदिर के पास था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहां उनके पिताजी कोई प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ प्रेयर ऑफ सूज। कहता है वह जो है थोड़ी देर तक टेम्पल में खड़ा रहता था और वह प्रेयर करता था, और ए पेयर ऑफ शूज, भगवान से यही प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़े जूते मिल जाए। 30 years later, 30 सालों बाद, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो डियर स्टूडेंट्स, कहता है ये राइटर कहती हैं 30 years later, 30 सालों के बाद जो है ना, I visited his, मैं फिर उस मैन के पास गया, जिस आदमी ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी ना, उडीपी वाला आदमी। तो 30 सालों के बाद कहता है मैं फिर उसके पास गई, ठीक है। तो क्या बतलाया उसने, देखो, 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। यानी उसका टाउन जब गया तो वह टाउन जो है अब वीरान हो चुका था। डियर स्टूडेंट, ड्रॉन मतलब ऐसे तो डूबना होता है, ठीक है। तो उसका टाउन अब वीरान हो गया था, यहाँ कह रहा है डेसोलेशन, यानी आबादी नहीं रही उस टाउन की अब। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, पीछे प्रांगण में, कहता है जहां पर न्यू प्रीस्ट रहते थे। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर कहता है लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय, एक छोटा बालक, जिसने पहन रखा था क्या, ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का, भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने मोजे और जूते भी पहन रखा था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रोइंग हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वहां आ गया हाँफता हुआ, और उसने अपना स्कूल बैग जो है एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कहता है उस लड़के को देख करके मुझे याद आ गया वह दूसरा लड़का जिसने देवी से प्रार्थना की थी, जब उनको शूज मिल गए थे, ठीक है, फाइनली जब उनको जूते मिले तो क्या प्रार्थना लगाई उसने, लेट मी नेवर लूज देम, हे देवी, हे माता, मेरा जूता कभी गुम ना हो जाए।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, कहता है वह छोटे छोटे जो लड़के थे प्रीस्ट की तरह, सन के प्रीस्ट यानी प्रीस्ट का जो पुजारी का जो बेटा है उसकी तरह जो छोटे छोटे बच्चे थे वे अब जूते पहनने लगे थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन कहते हैं बहुत सारे दूसरे रैग पिकर्स हैं, लाइक द रैग पिकर्स की तरह ही हैं मेरे नेबरहुड में बहुत सारे बच्चे रिमेन शूलेस, वे बिना जूतों के ही रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आज इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।